स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखी, उसके पहले हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखी। नाउ वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर, कंप्लीट दिस चैप्टर। हम आ गए हैं अब इस चैप्टर की एंडिंग्स पर। तो बच्चों, जो सीएफटी हमने देखा उससे रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स, मतलब कुछ टर्म्स है या फिर आप जिससे रिलेटेड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास सीएफटी के अप्लाइड क्वेश्चंस। देखो बच्चों, सीएफटी का मेन प्रिंसिपल अगर हम बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो व्हाट इट एक्सप्लेन एक्चुअली, इसने हमें बताया कि डी ऑर्बिटल जो है जिसमें डी ऑर्बिट में या उसमें सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होंगे, जिसमें स्प्लिटिंग होगी Eg एंड T2G या फिर E एंड T2 में, डिपेंडिंग ऑन ऑक्टाहेड्रल कंडीशन और टेट्राहेड्रल कंडीशन, जो कि हम एक्सप्लेन कर चुके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर लास्ट वीडियो चेक कर लेंगे। अब हम बात करने वाले हैं कि हमने ज्योमेट्री की बात की थी ऑक्टाहेड्रल में। इन लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू कि ऑक्टाहेड्रल में सारे बॉन्ड इक्वल होते हैं, सबके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। लेकिन बच्चों, कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू कंडीशंस, क्या कंडीशंस है हम देखेंगे अभी, ड्यू टू अनसिमेट्रिकल कंडीशंस, ये जो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड है मोस्टली उसके जो एक्सियल बॉन्ड है या तो वो लंबे हो जाते हैं। एक्सियल बॉन्ड ऑफ ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, एक्सियल बॉन्ड क्या होता है बच्चों, इस तरीके से अगर हम ऑक्टाहेड्रल को ड्रॉ करते हैं, ये 4 बॉन्ड, इनको हमने एक्सियल कहा था, और जो ऊपर बनता है और जो एक नीचे बनता है उससे मैंने दिस वन एक्सियल, एंड ये जो प्लेन पर है उसे हमने इक्वेटोरियल कहा था। डू यू रिमेंबर? एक्सियल मीन्स जो एक तो चार बॉन्ड एक प्लेन में है और एक ऊपर है और एक नीचे है। तो ये जो ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड्स है उन्हें हमने एक्सियल बॉन्ड्स कहा था। सो डिपेंड ऑन कंडीशंस ये एक्सियल बॉन्ड या तो लंबे हो जाएंगे या फिर छोटे हो जाएंगे। तो ये जो इसे हम कहेंगे डिस्टॉर्शन इन द सिमेट्री ऑफ द और डिस्टॉर्शन इन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये जो डिस्टॉर्शन है किसकी वजह से हुआ है, क्या कंडीशंस है, ये भी सेम सीएफटी ने एक्सप्लेन किया। बट इस डिफेक्ट को, इस डिस्टॉर्शन को हम नाम देते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। बच्चों याद रखना, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्मली मतलब इट इज़ टिपिकल, अगर आएगा तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना आएगा। नहीं, ये क्वेश्चन इतना सिंपल है कि इसमें कोई घुमा के क्वेश्चन नहीं आएगा। इस टॉपिक को आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ समझना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आप उसके बाद उसे अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला, ज्योमेट्रिकल डिस्टॉर्शन इन नॉन लीनियर मॉलिक्यूलर सिस्टम। तो बच्चों याद रखना कि जो भी नॉन लीनियर ज्योमेट्री जिन कॉम्प्लेक्सेस की है उन सभी में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन लग सकता है, नॉन लीनियर वाले सभी में, याद रखना। लेकिन हम सिर्फ ऑक्टाहेड्रल के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग विल टॉक ओनली अबाउट ऑक्टाहेड्रल। जरूरी नहीं कि सिर्फ ऑक्टाहेड्रल में लगता है, सब पे लगता है। अगेन जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, जितना हम पढ़ रहे हैं उतना ही नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। बट हमारे सिलेबस में जितना है हम उतना ही कवर करेंगे, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा, आप उसके बाद अगर एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपके एग्जाम के लिए वो काम का नहीं है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही काम का है। सेकेंड पॉइंट, ये होता क्यों है, टू रिड्यूस द सिमेट्री एंड एनर्जी। बच्चों, कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन है, कोई भी सिस्टम में चेंजेस होते हैं, या फिर इन केमिस्ट्री इफ देर इज समथिंग इज गोइंग ऑन, देर इज द इम्पोर्टेंट ऑफ लाइक यू कैन से स्टेबिलिटी एंड एनर्जी, डिक्रीज इन एनर्जी। मतलब कोई भी चीज़ होती है केमिस्ट्री में तो स्टेबिलिटी के लिए होगी या फिर एनर्जी डिक्रीज, मतलब वो दोनों चीज़ एक्चुअली सेम ही है। अगर ऑब्जेक्ट की एनर्जी कम हो गई तो वो ऑब्जेक्ट स्टेबल बन जाता है। तो यही पॉइंट की वजह से जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है और कोई वजह नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जैक्टली जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में होता क्या है। तो हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ही बात की है। आप अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, इट इज़ नॉट इन आवर सिलेबस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में आपको समझना ही ज़्यादा जरूरी, वो भी ऑक्टाहेड्रल में सिर्फ एक ही कंडीशन के बारे में, D9 के बारे में आपको एक्सप्लेन है, बट मैंने बाकी भी कंडीशंस एक्सप्लेन किए। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द कंडीशंस। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, मैंने पहले ही बताया, एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड मतलब प्लेन के जो ऊपर वाले बॉन्ड है और जो नीचे, ये 2 बॉन्ड को हम एक्सियल बॉन्ड बोलेंगे, क्योंकि एक्सिस से अटैक होता है यहाँ पर। Z2 DZ2 वहाँ पर ऑर्बिटल होती है बॉन्ड फॉर्मेशन में। एंड ये जो इक्वेटोरियल होता है यहाँ पर कौन से DX2 - Y2, मतलब याद रखना है आपको, एक्सियल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कौन से एक्सियल बॉन्ड में कौन से ऑर्बिटल काम करती है। हमने ये लास्ट लेक्चर में भी देखा है कि ऑक्टाहेड्रल में एक्सियल बॉन्ड में काम करता है DZ2 और इक्वेटोरियल में काम करता है DX2 - Y2। तो ये चीज़ आपको अगर ध्यान में आ गई तो आपको ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बहुत इजी लगेगा, बहुत सिंपल लगेगा। चलो, तो 2 कंडीशन, जैसे कि एक तो ऐसा कंडीशन है कि
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पहला कंडीशन कि एक्सियल बॉन्ड इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल, मतलब ये जो एक्सियल बॉन्ड है, जो ऊपर नीचे के बॉन्ड से वो लंबे हो गए, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है हियर, ये हमारा इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल से लंबे, इक्वेटोरियल के बॉन्ड छोटे हैं, एक्सियल के बॉन्ड लंबे हो गए। सो इसी कंडीशन को, दिस कंडीशन इज नेम्ड एज इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से नाम आ सकता है क्वेश्चन में। एक्सियल इलोंगेशन नाम आता है, एक्सिस के एंगल्स बॉन्ड्स बढ़ गए हैं इसलिए एक्सियल इलोंगेशन। टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन, इसे कभी कभी टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन भी कहा जाता है। इलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रल, अब ये ऑक्टाहेड्रल लंबा हो गया क्योंकि लेंथ इसके बॉन्ड्स लंबे हो गए तो ऑक्टाहेड्रल लंबा हो गया, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज इलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रल या फिर टेट्रागोनल इलोंगेशन। ये चारों नाम यूज किए जाते हैं क्वेश्चन में, तो आपको डायरेक्ट लिखना है उसका आंसर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन डायरेक्टली। और दूसरा भी इस कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होंगे, dz² में होंगे, याद रखना dz² में। इस कंडीशन के लिए इलेक्ट्रॉन्स अनसिमेट्री dz² की वजह से थी, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन dz² में चले जाएंगे। एंड इसका अपोजिट कंडीशन है एक्सियल बॉन्ड इज लेस देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। देखो बच्चों, जो एक्सियल बॉन्ड है, ये जो एक्सियल बॉन्ड है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड से छोटे हो जाएंगे, या ऐसा भी आप बोल सकते हो कि इक्वेटोरियल के जो बॉन्ड है वो लंबे हो गए। अब ये क्यों लंबे होंगे बच्चों, इसका दूसरा नाम पहले देख लेते हैं, इक्वेटोरियल इलोंगेशन। इक्वेटोरियल में के बॉन्ड लंबे हो गए इसलिए इक्वेटोरियल इलोंगेशन, कॉम्प्रेस ऑक्टाहेड्रल या फिर टेट्रागोनल कॉम्प्रेशन, ये 3 नाम से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि एग्जैक्टली जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो किस वजह से रहा है। तो व्हाट हैपेंस, रीजन क्या है, पहले बताए अनसिमेट्री, मतलब उसमें एनर्जी डिफरेंस की वजह से। सो अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन ऑर्बिटल्स, जो भी ऑर्बिटल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, ये तो हम जानते हैं कि डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग होगी, लेकिन उसमें अनसिमेट्रिकल फिलिंग होगी। अनसिमेट्रिकल मतलब एक में ज़्यादा दूसरे में कम। तो देखो अब इन कंडीशंस में बच्चों Eg एंड 2Tg, हमारे पास डी ऑर्बिटल को हम स्प्लिट करते हैं तो Eg और 2Tg आता है। तो Eg एंड 2Tg दो कंडीशन देखो, एक हाई स्पिन कंडीशन, एक लो स्पिन कंडीशन। अब हाई स्पिन कंडीशन में क्या होता है, हाई स्पिन बोलो या फिर व्हेन वीक लिगैंड अटैक, जब वीक लिगैंड अटैक करेगा तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैन जंप अबव Eg में जा सकता है, Eg में जा सकता है, ये साथ में होनी चाहिए, अलग अलग नहीं बना सकते इन्हें हम, बिकॉज दे आर डीजनरेटेड, मतलब इनकी एनर्जी सेम होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन Eg में चला गया, 1 2 3 फिल होगा सिंगल एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन Eg में चला गया व्हेन लिगैंड इज वीक और कॉम्प्लेक्स कौन सा हाई स्पिन। तो D4 में देखो, अब इसमें से एक रहेगा dz² और दूसरा रहेगा dx² - y²। अब देखो ये कुछ भी रह सकता है, मैंने यहाँ dz² लिखा है, वो dy² x² भी रह सकता है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होगा, इसमें फिल होगा, इसके कोई मतलब किसी में भी फिल हो सकता है। लेट अस कंसीडर कि वो dz² में फिल हुआ। तो देखो बच्चों, अगर वो dz² में फिल होगा और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो z में इलेक्ट्रॉन है, तो लिगैंड में भी इलेक्ट्रॉन है, तो लिगैंड और इसमें रिपल्शन होगा, देयर विल बी रिपल्शन। बिकॉज ऑफ दैट रिपल्शन क्या होगा, अब z² में रिपल्शन होगा, लेकिन जो x² - y² है वहाँ पे रिपल्शन नहीं होगा। सी बॉन्ड किस में फॉर्म होने वाले हैं, dz² में भी बॉन्ड फॉर्म होने वाले हैं, dy² x² - y² में भी बॉन्ड फॉर्म होने वाले, लेकिन dz² में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। सी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, dz² का जो बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड है, वहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होगा। रिपल्शन ज़्यादा होगा तो वो दूर हो जाएंगे बैलेंस करने के लिए, दूर होंगे तो रिपल्शन कम हो जाएगा। यू नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीजेस एज डिस्टेंस इंक्रीज, तो डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो उनमें बैलेंस हो जाएगा। सो दैट्स वाई दिस इज इलोंगेशन, एक्सियल इलोंगेशन। और अब ठीक है, सो ये कौन सी कंडीशन में है, D4 कंडीशन में, अगर D4 हाई स्पिन है। अगर अब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन और फिल करता हूँ तो 5th में आएगा कि देखो बच्चों, अगर मैं D5 करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे जाएगा, D5 में तो पूरा सिमेट्रिकल है, तब फिर से इलोंगेशन नहीं होगा। अब D6 करता हूँ, D6 नहीं, अब D6 किया तो T2G में आया बच्चों, अब यहाँ पर अनसिमेट्रिकल है। सी T2G में जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, डिस्टॉर्शन होगा वो बहुत वीक होगा। सो डिस्टॉर्शन इन T2G इज वेरी वीक एज कम्पेयर टू Eg। तो हम T2G वाले डिस्टॉर्शन नहीं पढ़ेंगे आपके सिलेबस में। आप अगर हायर लेवल पढ़ना चाहते हो तो T2G के भी डिस्टॉर्शन आप पढ़ सकते हो। सो ये क्या होगा, 5 6 7 में भी नहीं, 8 में भी नहीं, बट देखो इलेक्ट्रॉन 9th नंबर पे आएगा तो एक फिर से ऊपर जाएगा। तो D4 हाई स्पिन एंड D9 हाई स्पिन, इन दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन की अनसिमेट्री बनेगी और अनसिमेट्रिकल कंडीशन की वजह से यहाँ पर डिस्टॉर्शन आएगा। अब वो डिस्टॉर्शन
एक्सियल इलोंगेशन होता है या इक्वेटोरियल इलोंगेशन, सिर्फ दो ही नाम याद रखो, एक्सियल इलोंगेशन और इक्वेटोरियल इलोंगेशन। तो एक्सियल इलोंगेशन के लिए dz² का रिस्पॉन्सिबल है, क्या बताया था, dz²। और इक्वेटोरियल इलोंगेशन के लिए याद रखना यहाँ पर dx² माइनस y²। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन dz(x²) माइनस y² में प्रेजेंट है तो इक्वेटोरियल इलोंगेशन। अगर dz² में होगा, क्यों, देखो सोचो कि जो एक्सियल बॉन्ड है वो dz² की वजह से बन रहा है ना बच्चों। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन होगा तो लिगैंड में भी इलेक्ट्रॉन है, और इसमें और इस dz² और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, तो एक्सियल बॉन्ड लंबा हो जाएगा। बट अगर एक्सियल में नहीं है, dx² माइनस y² में, तो फिर इक्वेटोरियल बॉन्ड लंबे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ हाई स्पिन के लिए। अब लो स्पिन में भी ऐसी कंडीशन कैसे बनेगी, देखो लो स्पिन मतलब क्या होगा, व्हेन द लिगैंड इज वीक। तो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पर 1 आया, 2 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 तक फिल हो गया क्योंकि ऊपर नहीं जा पाएगा, वीक लिगैंड है। बट 7 का इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, तो d7 लो स्पिन में भी हमारे पास व्हाट यू कैन से जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दिख सकता है। एंड d9 दोनों में जॉन टेलर, क्योंकि देखो 7 के बाद आप 8 फिल कर लो, 8 9 में भी देखो एक एक्स्ट्रा है। आपको दिख रहा होगा कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब आएगा तब जॉन टेलर, मतलब इन दोनों में से कंपैरिजन करना है, इन तीनों में से कंपेयर करना है। अनसिमेट्री किसमें चेक करना है, पहले हम अनसिमेट्री कैसे चेक करते थे, एक ऑर्बिटल में, मतलब डी के पूरे पांचों में चेक करते थे। अब यहाँ पर ये स्प्लिट हो चुके हैं बिकॉज क्रिस्टल स्प्लिटिंग हो रही है। हमने देखा हाउ इट इज हैपनिंग स्प्लिटिंग, तो इसमें इनकी स्प्लिटिंग की वजह से हम पर्टिकुलर ईजी या T2G में चेक करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन, अनसिमेट्रिकल मतलब एक में ज्यादा दूसरे में कम। तो अगर एक में ज्यादा होगा तो परेशानी क्यों बढ़ रही है, बिकॉज जो लिगैंड है उनके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, और वो जब अटैक करेंगे तब लिगैंड्स और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल विल रिपेल ईच अदर, और जब रिपल्शन होगा तो वो बैलेंस करने के लिए जो लिगैंड्स है वो थोड़े दूर हो जाएंगे और वो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। सो दैट्स व्हाई एक्सियल इलोंगेशन और इक्वेटोरियल इलोंगेशन। और सेम कंडीशन यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन की कि दो कंडीशन कैसे, एक्सियल इलोंगेशन में क्या होता है और इक्वेटोरियल इलोंगेशन में क्या होता है। बच्चों याद रखो, एक्सियल इलोंगेशन में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो dz² में प्रेजेंट है, और इक्वेटोरियल इलोंगेशन में किस में प्रेजेंट होगा, dx² y² में। क्यों बच्चों, फिर से वही बात कि अगर dz² में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो रिपल्शन बढ़ेगा और एक्सियल बॉन्ड बढ़ जाएंगे। अगर x² y² में प्रेजेंट है तो इक्वेटोरियल का रिपल्शन बढ़ेगा और इक्वेटोरियल एंगल्स लेंथ, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएंगे। तो ये हुआ हमारा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। इसके बाद हमें बात करना है कलर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें डिफरेंट कलर्स क्यों प्रेजेंट होते हैं। बच्चों तो ये टॉपिक भी हमारा CFT से रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया, आपके नोट्स में थोड़ा आगे दिया हुआ है तो आप इसको साथ में कवर कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको नोट करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है, मोस्टली डायरेक्टली आपको पूछा होता है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल that particular complex is showing distorted tetragonal or tetragonal elongation or tetragonal distortion. So why it is happened? तो आंसर में आपको सिर्फ आंसर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आता है। बट अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सियल डिस्टॉर्शन हुआ है, एक्सियल बॉन्ड इज इलोंगेटेड, तो कंडीशन क्या है कि dz, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन dz²। इक्वेटोरियल इलोंगेशन हुआ तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन x² माइनस y², ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आप नोट करेंगे। देन हम कलर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कलर्स में भी ज़्यादा कुछ नहीं, यही DD ट्रांजिशन के बारे में हम बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे कलर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कलर्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस बच्चों, क्योंकि मोस्टली ट्रांजिशन मेटल हम जो भी कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं दे आर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, एंड ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में दे शो वेरियस डिफरेंट कलर्स। जैसे कि मैंने पहला पॉइंट लिखा है, मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स शो वाइब्रेंट कलर्स बच्चों। तो मैक्सिमम लगभग सभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर्स शो करते हैं डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस। अब क्वेश्चन आता है कि वो कलर्स क्यों शो करते हैं, और ये जो कलर्स हमें दिखते हैं, व्हाट आर दिस कलर्स, हाउ वी कैन सी डिफरेंट कलर्स, व्हाट इज द कंडीशन फॉर कलर्स, मतलब हमें ये दिख रहा है, ये ब्लू क्यों दिख रहा है, ये ब्लैक क्यों दिख रहा है, व्हाट इज द कंडीशन। तो सबसे पहला, अब जब हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं तो यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस, लाइक उस जो भी कॉम्प्लेक्स है ऑन व्हाट बेसिस वी कैन क्लासीफाई, मतलब कलर्स कैसे आते हैं। फर्स्ट थिंग, इट डिपेंड्स ऑन आइडेंटिटी ऑफ मेटल।
इफ मेटल चेंजेस तो कलर भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि हियर आई हैड गिवन सम एग्जांपल्स, लिगैंड इज सेम, ऑक्सीडेशन नंबर इज सेम, बट द मेटल इज डिफरेंट, सेंट्रल मेटल अलग अलग लिए हमने। सो कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। फॉर कोबाल्ट एक्वा लिगैंड पिंक कलर शो करता है, फॉर निकेल इट इज ग्रीन, फॉर कॉपर it is blue. Copper, you know, copper sulfate show blue color, तो copper with water forms a complex structure which is a blue color in water. जब copper sulfate को हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो copper पानी के साथ एक लिगेंड्स, copper पानी के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जो कि ब्लू कलर का होता है। अगर हम इसे हीट करेंगे तो वाटर विल गेट आउट, बट वाटर विल इवापोरेट एंड कॉपर अकेला ये कलर शो नहीं करता। सो इन वाटर इट विल शो ब्लू कलर। जिंक इज कलरलेस, मीन्स उसका कोई कलर नहीं होता बच्चों। वो देखेंगे कि क्यों कलरलेस ब्लैक कैसे आता है। सेकेंडली इफ वी चेंज द लिगेंड, सी मेटल सेम है, लिगेंड्स भी चेंज करेंगे तब भी कलर चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर निकेल इट इज ग्रीन एक्वा, फॉर अमोनिया सो इट इज ब्लू, फॉर इथाइलिन डायमंड इट इज वायलेट इन कलर। सो डिपेंडिंग ऑन लिगेंड ऑल्सो उसका कलर चेंज होता है। तो हमें देखना है कि ये कलर्स कैसे चेंज होते हैं, क्यों चेंज होते हैं बच्चों। अब क्या क्या कंडीशन, अब डिफरेंट कंडीशन। सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज कलर, या फिर कलर हमें क्यों दिखाई देते हैं। तो यू नो दिस थिंग यू हैड स्टडीड अबाउट इन योर 8th 9th एंड 10th कि व्हाट हैपेंस व्हेनेवर अ वाइट लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट पर अगर लाइट आ रही है व्हाइट लाइट, एंड व्हाइट लाइट इज कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, 7 डिफरेंट रेनबो कलर्स बोलो, विबगे और बोलो जो आपने 9th 10th में पढ़ा है, तो 7 कलर्स की बनी होती है। अब ये क्या करेगा, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, इट विल एब्जॉर्ब सम लाइट एंड इट विल रिफ्लेक्ट अदर। तो जो रिफ्लेक्ट होके आएगी इसमें से वो हमें दिखेगी एंड दैट विल गो इनसाइड आवर आईज एंड इट विल आवर ब्रेन विल इंटरप्रेट। हमारा ब्रेन उस एक कैलकुलेट करेगा और फिर फाइनल हमें बताएगा कि कौन सा कलर का है। ये जैसे ब्लू कलर दिखा रहा है तो इसने बाकी के कलर एब्जॉर्ब कर लिए, सिर्फ ब्लू कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है ये। सो जस्ट सी हियर, व्हाइट लाइट इज पासिंग ऑन ऑब्जेक्ट, व्हाइट लाइट और विजिबल लाइट, ठीक है। व्हाइट लाइट मतलब 7 कलर्स, दिस इज 7 कलर। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट विल एब्जॉर्ब सम लाइट। एब्जॉर्ब मीन्स इट विल उस ऑब्जेक्ट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी लाइट एंड इट विल रिफ्लेक्ट अदर लाइट। जो बाकी के रिमेनिंग कलर्स है उसे वो रिफ्लेक्ट कर लेगा। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हाट विल हैपन, रिफ्लेक्टेड लाइट विल गो इनसाइड आवर आईज, हमारे आंखों में आएगी एंड आवर आईज विल पास द सिग्नल्स टू अवर ब्रेन। ऑप्टिक्स नाउ यू नो अबाउट बायोलॉजी स्टूडेंट्स को पता है। तो ब्रेन फिर इंटरप्रेट करेगा और कलर्स हमें शो करेगा। तो बच्चों इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि जो ऑब्जेक्ट जिस कलर को रिफ्लेक्ट करता है, रिमेंबर जिस कलर को रिफ्लेक्ट करता है वो कलर हमें दिखता है, जो एब्जॉर्ब करता है वो नहीं दिखता। तो एब्जॉर्ब के अपोजिट रिफ्लेक्टेड कलर दिखता है, तो जिससे वो एब्जॉर्ब करेगा उसके अपोजिट रिफ्लेक्ट करेगा, रिमेंबर। तो इसका एक साइकिल विल सी व्हाट इज कलर साइकिल, उससे हम डिटरमाइन करेंगे कि अगर वो ऑब्जेक्ट क्या एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो कौन सा कलर शो करेगा, ठीक है। अब here some conditions I had given, color visible to us are the remaining color आफ्टर एब्जॉर्प्शन। सो जो हमें कलर दिख रहे हैं वो कौन से कलर है बच्चों, जो रिमेनिंग कलर है, जो इसने रिफ्लेक्ट कर दिया हमारे आंखों में, वो कलर्स हमें दिखते हैं बाय द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट इफ सैंपल एब्जॉर्ब ऑल द कलर, अगर ये ऑब्जेक्ट सारे का सारा कलर एब्जॉर्ब कर लेता है तो इट विल अपीयर ब्लैक। क्यों ब्लैक दिखेगा, बिकॉज इट एब्जॉर्ब ऑल कलर, सो देयर इज ऑल कलर, सो इट अपीयर्स, ऑब्जेक्ट अपीयर्स ब्लैक। मतलब अंधेरे में ब्लैक नहीं देखना है, लाइट है प्रेजेंट तब भी ब्लैक दिख रहा है, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट में सारे के सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए हैं। सेकेंड कंडीशन, इफ सैंपल एब्जॉर्ब नो विजिबल कलर, अगर कोई सैंपल कोई भी कलर एब्जॉर्ब नहीं करता तो इट विल अपीयर एज व्हाइट और कलरलेस। तो इट विल, अगर कोई सैंपल व्हाइट कलर का है या फिर कलरलेस का है, कलरलेस है, तो इसका मतलब होगा कि इट विल रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट, उसने पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट कर दी। व्हाइट लाइट इसके ऊपर आई, व्हाइट लाइट हमें हमारे आंखों में आ गई तो इट अपीयर्स व्हाइट। समझ में आ गया, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल थिंग अबाउट द कलर्स एंड विल टॉक हाउ डी इसका अब व्हाट आर द रीजंस फॉर कलर इन ट्रांजिशनल मेटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें पर्टिकुलर कंडीशंस क्या है, किस वजह से मेटल कॉम्प्लेक्स कलर शो करते हैं। पहले इसको नोट करेंगे फिर हम कंडीशंस की बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो जैसे कि हमने कहा मेटल कॉम्प्लेक्सेस में कलर शो करेंगे बिकॉज ऑफ डी डी ट्रांजिशन। डी डी ट्रांजिशन मतलब बच्चों देखो, हमने देखा है कि सीएफटी थ्योरी ने हमें बताया कि जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी के, दे स्प्लिट इनटू 3 and 2, 3 and 2 में स्प्लिट होते हैं। ये हमने देख लिया अच्छे से, डिपेंडिंग ऑन कौन सा स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, कोई भी हो सकता है। बट बच्चों अब ये 2 स्प्लिटिंग है, पहले वो डीजेनरेट था, मतलब पांचों के पांचों सेम एनर्जी लेवल पर थे। नॉर्मली क्या होता है, ये पांचों साथ में होते हैं, तब इनमें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता। बट राइट नाउ दे आर इन डिफरेंट लेवल्स, एक लोअर लेवल पे एक हायर लेवल पे। तो क्या होगा,
जब बाहर से एनर्जी आ रही है, इफ द लाइट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब सम लाइट, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, गेट ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा। अब जब एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा दैट विल बी इट्स वर्क, बट इसने कुछ लाइट एब्जॉर्ब की, रिमेनिंग बाहर निकल दी, तो ट्रांसमिटेड वेवलेंथ, तो जो लाइट उसने बाहर निकाल दी उससे उसे कलर मिल गया। सो दैट इज द बेसिक थिंग, डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन इसे हम कहेंगे डी ट्रांजिशन। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग डी ट्रांजिशन? दीदी नहीं बच्चों, नहीं तो डी ट्रांजिशन करोगे आप। यहाँ पर डी ट्रांजिशन है, डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे जा रहा है, लोअर लेवल पे जा रहा है, तो डिपेंडिंग ऑन कंडीशन वहाँ पर अलग अलग कलर शो करते हैं बच्चों। लेकिन एक चीज़ सोचो कि अगर इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सपोज यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो क्या डी ट्रांजिशन पॉसिबल है? सो D0 बच्चों, D0 में डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है और कलर भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा, अगर ये सारे के सारे फिल्ड होते, पूरा कंप्लीटली फिल्ड D10, तो D0 D10, तो D10 में भी अब D10 पूरा का पूरा फिल है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा बच्चों? पूरा अगर फिल हो गया तो D10 और D0 दोनों में कलर्स शो नहीं करते बच्चों, मोस्ट ऑफ द टाइम। क्या कहा मैंने? मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ एक्सेप्शन है, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहला कंडीशन है कि D0 D10 में नॉर्मल कंडीशंस में कलर शो नहीं करता, और बाकी कॉम्प्लेक्सेस में कलर क्यों शो करता है? बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन। आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा नहीं आता कि इतने इलेक्ट्रॉन है तो ये कलर क्यों आया, वो कलर क्यों आया, बट आपको क्वेश्चंस कैसे आ सकते, सीक्वेंस में अरेंज करने आ सकता है। तो अब सोचो कलर कैसे बनते हैं, कि हमारे पास टोटल विजिबल लाइट में 7 कलर है, विबग्योर, कितने? VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो इसमें बच्चों अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो सबसे छोटी वेवलेंथ होती है वायलेट की, सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ होती है रेड की। इतना बात याद रखो, हाईएस्ट वेवलेंथ रेड की रहती है, आपने 10th में पढ़ा है और फिजिक्स में आप ये चीज पढ़ ही रहे हो। नाउ एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम देते हैं E = hc/λ। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। ये चीज हमने 11th क्लास के सेकंड चैप्टर में पढ़ा, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने डिस्कस की थी ये सब स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। या फिर इसी को h न्यू बोलते हैं, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। मोस्टली इस टॉपिक पर फ्रीक्वेंसी पर क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अगर क्वेश्चन आए तो याद रखना एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। याद रखना क्या बताया पहला, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। कि अगर एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, लेकिन वेवलेंथ कम होगी। इसका उल्टा बोल सकते हो कि वेवलेंथ अगर छोटी है तो एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। क्या होगा? वेवलेंथ अगर बहुत छोटी है तो एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। देखो यहाँ पर कैसे समझेंगे इस पॉइंट को बच्चों हम लोग, कि अब आपको इन दोनों का जो ट्रांजिशन होगा ये आपको पता है कि जो लो और एल्स वी कैन से कि वीक जो लिगेंड्स होते हैं, वीक लिगेंड्स में इनका जो डेल्टा की वैल्यू है, फॉर वीक लिगेंड्स डेल्टा वैल्यू स्मॉल। ये जो डेल्टा की वैल्यू डिपेंड करती है लिगेंड्स पर, ये हमने डिस्कस कर लिया कि ये जो ट्रांजिशन वॉट एवर द स्प्लिटिंग इज देयर, वो स्प्लिटिंग किस पे डिपेंड करती है? लिगेंड्स पे डिपेंड करती है, मेटल्स पे डिपेंड करती है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर डिपेंड करती है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने देख ली, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप डिटरमाइन कर सकते हो कि ये डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा है या कम है। अगर ये डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा होगी बच्चों, सोचो कि इन दोनों का स्पेस अगर बढ़ गया, स्पेस बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन को स्प्लिट ऊपर भेजने में भी एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो अगर एनर्जी ज़्यादा लगेगी, अगर एनर्जी ज़्यादा लग रही है तो वो कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा? वायलेट लाइट एब्जॉर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि अगर एनर्जी ज़्यादा लगती है तो छोटी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है तो एनर्जी कम लगेगी। अगर एनर्जी कम लगेगी बच्चों, एनर्जी अगर कम लगेगी तो वेवलेंथ ज़्यादा लगेगी। इफ एनर्जी इज लो तो वेवलेंथ बड़ी लगी, दैट इज रेड। तो डिपेंड ऑन द लिगेंड्स, लिगेंड्स के बेसिस पर आप डिटरमाइन करोगे एनर्जी, और एनर्जी के बेसिस पे आप डिटरमाइन करोगे वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी। तो आपको क्वेश्चन में 2-3 कॉम्प्लेक्सेस दिए रहेंगे जिसमें वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, और आपको कंपेयर करना होगा उनकी एनर्जीज। तो एनर्जीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में करोगे तो वेवलेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। उसमें क्वेश्चन में अगर पूछा होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी शो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने किया इन दिस इंक्रीजिंग ऑर्डर, इनकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक है बच्चों, इनकी एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। सो इनकी एनर्जीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज करके रखी है। मतलब सबसे लोएस्ट एनर्जी है CrF6 में, मतलब इसका लिगेंड वीक है बच्चों, तो इसमें एनर्जी सबसे कम है। तो एनर्जी कम है तो एब्जॉर्ब भी एनर्जी कम करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब कम करेगा तो वेवलेंथ बड़ी होनी चाहिए। तो देखो इसमें ग्रीन कलर आ रहा है, सी ग्रीन कलर। सो एनर्जी बढ़ गई, वेवलेंथ और कम हो गई वायलेट।
और एनर्जी बढ़ गई येलो कलर, और एनर्जी येलो। सो दैट इज इट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी एंड द दिस अगेन। अब वो कौन सा कलर एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी कौन सा एब्जॉर्ब करता है, शो कौन सा करता है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर एनर्जी यहाँ पर सबसे कम लग रही है तो एनर्जी कम लग रही है तो इट इज लाइक रेड कलर एब्जॉर्ब कर रहा होगा, बट शो कर रहा है ग्रीन। तो आप डिटरमाइन कैसे करेंगे कलर का? अगर आपको क्वेश्चन में दिया कि विच कलर इट एब्जॉर्ब, तो हमारे पास एक साइकिल है, आपको पता है विबग्योर हमारे पास 7 कलर्स है, तो उसमें से आपको 6 कलर पकड़ना है, ठीक है। वी लिख दो, आई छोड़ दो, बी लिख दो, वी बी जी, ठीक है, ग्योर तो वाई ओ आर, वी के सामने वाई कर दो, बी के सामने ओ, जी के सामने आर। रेड ग्रीन अपोजिट में आते हैं। अगर रेड एब्जॉर्ब करेगा वो सब्सटेंस तो ग्रीन दिखेगा, अगर वायलेट एब्जॉर्ब करेगा तो येलो दिखेगा, अगर ब्लू एब्जॉर्ब करेगा तो ऑरेंज दिखेगा। देखो बच्चों यहाँ पर येलो दिख रहा है, इसका मतलब इसने वायलेट एब्जॉर्ब किया, वायलेट एब्जॉर्ब किया मतलब लो वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया, मतलब हाईएस्ट एनर्जी एब्जॉर्ब किया। यहाँ पर ग्रीन दिख रहा है मतलब उसने रेड एब्जॉर्ब किया होगा, रेड एब्जॉर्ब किया इसका मतलब उसकी एनर्जी लो है, उल्टा काउंट करना है। रिलेशन पहले बता दिया मैंने आपको, ठीक है बच्चों। तो अब इसका रिलेशन आप कैसे लिख सकते हो? इसमें रिलेशन विजिबल कलर इज अपोजिट टू एब्जॉर्ब कलर एंड एब्जॉर्ब कलर डिपेंड ऑन द एनर्जी। ये तीनों चीज आपको याद रखना होगा कि जो भी कलर एब्जॉर्ब करेगा, जिसका जो कलर दिख रहा है उस कंपाउंड का, वो कलर से आपको काउंट नहीं करना, उसका अपोजिट कलर आपको इस साइकिल से डिटरमाइन करना होगा। और अपोजिट कलर डिटरमाइन करने के बाद आप एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे पकड़ा ग्रीन कलर दिख रहा है तो उसका अपोजिट कलर कौन सा, ग्रीन का रेड। तो रेड वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब की है, रेड कलर एब्जॉर्ब किया, इसका मतलब एनर्जी बहुत ही क्या होगी, वेवलेंथ बहुत ज्यादा हाई, वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी लो होगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप कलर डिटरमाइन करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने कहा कि जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो डी ट्रांजिशन से कलर शो करते हैं, लेकिन हमने यहाँ कहा कि D10 और D0 कलर शो नहीं करते। लेकिन बच्चों हमारे पास यहाँ पर एक्सेप्शन आता है। देखो बच्चों इस चैप्टर में पहली बार मैं एक्सेप्शन वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारी जगह एक्सेप्शन है, लेकिन हम हर जगह एक्सेप्शन नहीं पढ़ रहे, बट यहाँ का जो एक्सेप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना होगा कि D10 और D0 में किस तरीके से कलर शो करता है। तो पहले इसको नोट करेंगे, इसको समझेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम D10 और D0 के कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से उसमें कलर शो होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा डी ट्रांजिशन पहला कंडीशन समझ गया। अब दूसरा है चार्ज ट्रांसफर CT, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले इसको नोट करो, फिर हम उस कंडीशन के बारे में बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने देखा कि हाउ मेटल कॉम्प्लेक्सेस शो डिफरेंट कलर्स, बट डी ट्रांजिशन काफ़ी नहीं है। तो कुछ मेटल्स में एक्सेप्शन कंडीशन होती है, जैसे D0 में। सी बच्चों D10 में मोस्टली कलर शो नहीं होता, लेकिन D0 कॉम्प्लेक्सेस में, जिसमें D ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में भी कलर शो किया जाता है। तो वो कंडीशन क्या होगी? सो सी हियर एक्सेप्शन ऑफ डी ट्रांजिशन बोल सकते हो, या मोस्टली जो हमने थ्योरी देखी डी ट्रांजिशन, वो एक्चुअल में डी ट्रांजिशन से नहीं होता। रियल कंडीशन फॉर कलर ऑफ मेटल इज चार्ज ट्रांसफर। सो ओरिजिन ऑफ कलर इज ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर। बच्चों याद रखना है कि चार्ज ट्रांसफर के वजह से कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर शो करता है, जो थ्योरी हमें डिटेल में नहीं पढ़नी। कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहां पर हम इसके बारे में बात करेंगे। बट जो अब तक हम पढ़ रहे थे VBT CFT, तो उसमें ऐसा नहीं कि उन्होंने एक्सप्लेन किया कलर, CFT भी कलर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये डी ट्रांजिशन ने जितना बताया, बट आगे बाकी के कलर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे कि MnO4 Cr2O7 के बारे में नहीं बता पाया। तो यहाँ पर दो कंडीशन आती है चार्ज ट्रांसफर बॉन्ड। हमारे पास हमारे कॉम्प्लेक्स में दो सब्सटेंस है, सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन, उसके साथ में बॉन्ड बनता है लिगैंड का। इन दोनों के बीच में इफ देयर इज चार्ज ट्रांसफर, अगर इन दोनों के बीच में चार्ज ट्रांसफर होगा तो हम इसे कहेंगे चार्ज ट्रांसफर बॉन्ड्स। तो बच्चों चार्ज ट्रांसफर बॉन्ड की वजह से कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर शो करता है, लेकिन हम इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ते, सिर्फ कुछ एक्सेप्शन, कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ते। देखो पहला टर्म है LMCT, दूसरा है MLCT। इसका मतलब होता है लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांसफर, मतलब लिगैंड से मेटल में चार्ज ट्रांसफर हुआ। यहाँ पर मेटल लिगैंड चार्ज ट्रांसफर, इसका मतलब मेटल ने लिगैंड को चार्ज ट्रांसफर किया, ठीक है बच्चों। तो अगर लिगैंड इलेक्ट्रॉन्स मेटल को दे दे तो उसको बोलेंगे LMCT, अगर मेटल लिगैंड को इलेक्ट्रॉन दे दे तो इट इज कॉल्ड एज MLCT, ठीक है। तो ये सब हमें डिटेल में कार्बोनिल कंपाउंड और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पर हम सिर्फ उसका टर्म देख रहे हैं कि क्या होता है।
तो मैंने पहले ही कहा कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगैंड टू मेटल, लिगैंड से अगर मेटल में ट्रांसफर होगा तो उसको हम LMCT बोलेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन मेटल टू लिगैंड ट्रांसफर हुआ तो उसको हम MLCT बोलते हैं। अब ये कंडीशन कहाँ पर आती है, तो मेटल विद हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। तो LMCT किस में होगा, जिसमें मेटल बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पॉजिटिव है। देखो बच्चों, जो मेटल बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव होंगे वो इलेक्ट्रॉन तो नहीं देंगे क्योंकि पहले से उनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन, लिगैंड्स के इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचने की कोशिश करेंगे। सो सेम हियर, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत हाई है या फिर मेटल पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव है, तब ये कंडीशन आती है। बट इसका अपोजिट MLCT कंडीशन कब आएगी, जब मेटल न्यूट्रल होगा। देखो मेटल न्यूट्रल होगा, नेगेटिव तो नहीं ले सकते, न्यूट्रल होगा, या फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर बहुत लो होगा, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो देने के लिए। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन ऐसा है कि अब इसमें जो लिगैंड है, लिगैंड अब इसमें हमने तो बोले कि मेटल ले रहा है, लेकिन ऐसा भी तो होना चाहिए कि लिगैंड जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन होना भी तो चाहिए देने के लिए। दे आर पाई डोनर, जो पाई बॉन्ड्स होंगे उनके पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे, और MLCT में पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे। मतलब इसमें लिगैंड्स ऐसे लिगैंड्स हम नहीं चूज कर सकते जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही ना करे, क्योंकि लिगैंड्स आर आल्सो नेगेटिवली चार्ज। तो लिगैंड्स अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्यों एक्सेप्ट करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर अगर पाई एक्सेप्टर नहीं होगा तो ये कंडीशन नहीं आएगी। एंड फाइनली इसके कुछ एग्जांपल, KMnO4, LMCT का KMnO4, K2Cr2O7, ये इसके एग्जांपल है जिसमें D0 कॉम्प्लेक्स है बट कलर शो होता है। तो यहाँ पर हमारा कलर का पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब बस एक पॉइंट है हमारा छोटा सा, मेटल दिस स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। एंड फाइनली एक लेक्चर में हम चैप्टर को खत्म करेंगे, तो पहले इसको नोट करो, एक छोटा सा टॉपिक हम इसी लेक्चर में कंप्लीट करते हैं, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम बात करेंगे फाइनली स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत सारे हमने पॉइंट्स पढ़े, CBT, CFT, बट ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस देखिए हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उससे रिलेटेड उसकी स्टेबिलिटी के बारे में हमें पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने डिस्कस किया, हाउ इट वर्क्स, किस तरीके से उसका आयनाइजेशन होता है, जो कॉम्प्लेक्स स्फीयर होता है वो ब्रेक नहीं होता वाटर में या आयनाइज नहीं होता, ये हमने पढ़ा था। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि जो आयनाइजेशन कॉम्प्लेक्स है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, तो उसमें क्या होता है, मेटल आयन और लिगैंड, मेटल आयन और लिगैंड्स मिलके इट विल फॉर्म, मेटल आयन और लिगैंड मिलकर सॉल्ट फॉर्म करते हैं। ये हमने स्टार्टिंग लेक्चर में ही देखा था कि इट इज जो हमारा मेटल है वो लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा, जो हमारा लिगैंड है वो लेविस बेस के, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करेगा, इट इज फॉर्मिंग अ सॉल्ट। तो ये रिएक्शन एक एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट की तरह बन जाएगी। अब इसमें whenever there is acid plus base gives salt, तो there is formation, it is an reversible reaction और equilibrium फॉर्म होगा। तो M metal plus ligand gives MLN, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा। तो बच्चों इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा तो इसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे डिपेंड करेगी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना ज़्यादा है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाई होगा तो रिएक्शन स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर लेस होगा तो कम होगा। दिस इज थर्मोडायनेमिक स्टडी, थर्मोडायनेमिक वी आर गिवन दिस स्टेबिलिटी। तो K इज गिवन स्टेबिलिटी कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है K, दैट इज गिवन ऑफ concentration of product divided by product of concentration of reactants। तो MLN is the reactant, तो ये हो गया concentration of product divided by product of concentration of reactants। ये आपने reactions की थी लाइक chemical equilibrium में AA plus BB C plus DD, इसमें K की वैल्यू आपके लिखते थे C to the power C D to the power D divided by A to the power A B to the power B, इस तरीके से कुछ रिएक्शन लिखते थे। दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सेम वैसे ही हमने यहाँ लिखा। एंड इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है कि जो स्टेबिलिटी है स्टेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी एंड इट इज अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। अब सेकेंडली अगर हम बात करते हैं कि ये स्ट्रेंथ, इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहला कि हायर चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आइटम। अगर ये मेटल आइटम के ऊपर बहुत ज़्यादा चार्ज है तो अच्छा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट जल्दी फॉर्म होगा एंड इट विल बी अ स्टेबल कंपाउंड, एक स्टेबल कंपाउंड होगा। दूसरा, क्योंकि वो पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी एक्सेप्ट करेगा, जल्दी बॉन्ड फॉर्म होंगे, स्टेबल कंपाउंड बनेगा। सेकेंडली, ग्रेटर बेस स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड। ग्रेटर बेस स्ट्रेंथ मतलब जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, इजीली डोनेट कर सकेंगे तो बॉन्ड जल्दी तैयार होगा एंड इट विल बी अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ऐसा नहीं कि वापस लेना चाहता है, अगर वो वापस लेना चाहता होगा तो इनके बीच में डिस्टर्बेंस होगा। लिगैंड क्या कर रहे, इलेक्ट्रॉन दे तो रहे, लेकिन अगर वो चाहते होंगे मुझे वापस मिल जाए
तो फिर क्या होगा, इनके बीच में झगड़ा चलता रहेगा, मेटल छोड़ेगा नहीं और लिगैंड लड़ते रहेगा लेने के लिए, तो देयर विल बी डिस्टर्बेंस। एंड फाइनली एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों जो मैंने आपको नहीं अब तक के लेक्चर्स में नहीं बताई, कि जो हमने बाइडेंटेड लिगैंड देखे थे, ट्राइडेंटेड, पॉलीडेंटेड लिगैंड्स में हमने कहा था कि एक ही लिगैंड एक साथ दो बॉन्ड बना सकते हैं। तो इफ देयर इज एनी लिगैंड, एक लिगैंड है जो एक से ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है, तो इट विल फॉर्म बाइडेंटेड। सपोज ये बाइडेंटेड है, तो ये लिगैंड ने दो लिगैंड फॉर्म कर दिए, दो बॉन्ड फॉर्म कर दिए। एक और लिगैंड है, इट इज ऑल्सो मेकिंग सच कॉम्प्लेक्स। तो देखो बच्चों यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, यू नो रिंग स्ट्रक्चर, इसी को हम बोलते हैं चिलेशन स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर्स नॉर्मल स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, याद रखना। दिस लाइक इथाइलिन डायमाइन है, EDTA है, इथाइलिन डायमाइन टेट्रामाइन। सो ये सभी कॉम्प्लेक्सेस अगर जब फॉर्म होते हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू अदर मोनोडेंटेड कॉम्प्लेक्स। रिमेंबर ये जो पॉइंट है ये एज कम्पेयर टू मोनोडेंटेड के कंपेरिजन में, बाकी ऐसा आप इसका कंपेरिजन नहीं कर सकते हो। तो दिस इज़ अबाउट स्टेबिलिटी एंड दिस इज़ अबाउट टुडेज लेक्चर। तो आज के लेक्चर हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो बस जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, टॉपिक समझ में आएंगे। देखो आज का जो टॉपिक था जो डिस्टॉर्शन एंड ऑल दिस वन, दिस आर नॉट इन योर नोट्स। बहुत सारे टॉपिक आपके नोट्स में नहीं दिए हैं, मैंने एक्स्ट्रा बहुत सारा रिसर्च करके आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इसके लिए लाइक तो बनता है, लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड सबके साथ शेयर करेंगे बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।